ओम और भूमि की कहानी मेल्ट माय हार्ट एपिसोड 45। नेक्स्ट डे मुंबई। नारायण जी के घर में आज पूजा था। सुबह से मेहमान उनके घर में आ रहे थे। काशी जी घर के कामों में लगी थी। वहीं ध्रुव की नज़र कब से गेट पर था कि रोशनी आएगी। आज सुबह से वह बार बार गेट के पास जा रहा था क्योंकि सुबह से बहुत मेहमान आ रहे थे। सुबह से दोपहर हो गया पर रोशनी आई नहीं। ध्रुव को अभी भी लग रहा था कि शायद उसे आने में लेट होगा, पर वह ज़रूर आएगी क्योंकि आज उसके मामा के घर पर पूजा है। उसे आना ही होगा। यही सब सोच सोच कर वह आने का इंतज़ार कर रहा था। दोपहर में लग्जरियस कार आकर रुका। ध्रुव को लगा अब ज़रूर रोशनी आ गई। वह एकदम से आकर गेट के पास खड़ा हो गया, पर उस कार में से राका बाहर निकला। उसके बाद पीछे का दरवाज़ा खोला तो ओम निकला। ध्रुव गौर से देख रहा था कि उस कार में से रोशनी निकलेगी कि नहीं। उन दोनों के निकलते ही ड्राइवर कार साइड में लगा दिया। अब तो उसे बहुत बुरा लगने लगा और उसे अच्छे से कारण भी पता था कि वह क्यों नहीं आई। फिर भी तसल्ली के लिए वह जाकर एक बार पूछना चाहता था। पंडित जी भी आए थे और वह पूजा पाठ करवा रहे थे और बाकी के लोग पास में बैठे थे। कुछ देर बाद महिमा जी भी आ गई। इस पूजा में विराज और विधि दोनों नहीं आए थे। कुछ घंटे बाद जब पूजा खत्म हुआ तो सभी लोग साथ में मिलकर खाना खाए। खाना खाने के बाद सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे। ध्रुव इस वक्त नारायण जी के पास जाकर पूछा, अंकल रोशनी नहीं आई, क्या वह आने वाली ही नहीं है? ध्रुव की आवाज़ सुन ओम उसी के तरफ देखने लगा। ओम बड़े गौर से देख रहा था। नारायण जी ने नामी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ उसके एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं ना, इसलिए वह नहीं आई। जैसे उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे तब वह यहीं आकर रहेगी, देखना। ओम तुरंत पूछा, तुम कौन हो? ध्रुव तो ओम को अच्छे से जानता था क्योंकि रोशनी हमेशा से अपने घर की जिक्र किया करती थी और ओम बहुत पहले यहाँ आया भी है। पर हाँ, वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करता और वह हमेशा आता भी नहीं था। नारायण जी तुरंत ध्रुव का इंट्रोडक्शन ओम से करवाने लगे। उसके बाद सभी लोग बैठे थे। महफिल लगा हुआ था। अब धीरे धीरे शाम हो गया और ओम यहाँ से जाने को कहने लगा। नारायण जी उसे और थोड़ी देर बैठने के लिए कहने लगे क्योंकि ओम यहाँ जल्दी आता नहीं है और इस वक्त मेहमान भी बहुत आए हुए थे। सभी मेहमान काफ़ी वक्त के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे, अपने कारोबार के बारे में बता रहे थे। यहाँ तक कि जिसके बच्चों की शादी नहीं हुआ तो वो अपने बच्चों के लिए शादी के प्रस्ताव भी रख रहे थे। नारायण जी के कुछ रिलेटिव दूर से आए थे जो काफ़ी अमीर ख़ानदान में से थे। उन्होंने काशी जी से रोशनी की शादी के लिए बात किया, बल्कि नारायण जी, ओम सभी ने सुना। काशी जी तुरंत मना करते हुए बोली, भाई साहब इतना जल्दी तो मैं रोशनी की शादी नहीं करने वाली हूँ क्योंकि अभी उसकी फाइनल एग्ज़ाम से उसके भी अपने खुद के ड्रीम्स है जो वह पूरा करना चाहती है। उसके बाद सोचेंगे। ये सुनकर नारायण जी बोले, काशी बहन तुम सही कह रही हो, रोशनी की शादी हम बाद में करेंगे पर रिश्ता तो फिक्स करके रख सकते हैं ना। आजकल के दौर में बच्चे एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान जाए तो और भी अच्छा होगा। ओम सामने बैठा था तो नारायण जी उससे भी बातें करने लगे, पर ओम इतना जल्दी अपनी बहन के लिए रिश्ता नहीं करना चाहता था। उसने मना करते हुए कहा, जब शादी इतनी जल्दी करना ही नहीं है तो रिश्ता फिक्स करके क्या ही करेंगे, वैसे भी उसका मन डिस्टर्ब हो जाएगा। पहले उसकी स्टडी कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम उसे खुद बात करेंगे। ओम अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया। वहीं सभी के बीच में ध्रुव खड़ा था जो इस वक्त उसके चेहरे पर हजार परेशानियां दिखाई दे रही थी, पर वह किसी से क्या ही कह सकता। चुपचाप खड़ा होकर सबकी बातें सुन रहा था। वह आज रोशनी के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि उससे मिलकर एक बार माफ़ी मांग ले।
ओम कई दफ़ा नज़र उठाकर ध्रुव की तरफ देख रहा था, जैसे उसे कुछ अंदाज़ा हो गया हो कि ध्रुव कुछ कहना चाह रहा हो। ओम बार बार अपने वॉच में टाइम देख रहा था, जैसे उसे कहीं बाहर जाना हो। और ज़्यादा अंधेरा होने से पहले ओम अपने मामा से माफ़ी मांगते हुए कहा, मामा जी, अब मैं चलता हूँ। फ्री रहूँगा तो ज़रूर आपसे मिलने आऊँगा। ये सुन नारायण जी बोले, कब वह दिन आएगा जिस दिन तुम फ्री रहोगे? ऐसे टाइम पर तो तुम फ्री नहीं हो, तो भला कभी तुम्हें और टाइम मिल सकता है? और तुमसे ज़्यादा तो वह विराज बिजी है। तुम लोगों को क्या ही मैं कहूँ। नारायण जी अपनी नाराज़गी जता रहे थे, जो देखकर ओम मुस्कुराया और उनके गले लिपट गया। मामा होने के नाते वह भी चिल्ला रहे थे, क्योंकि आजकल के बच्चे अपने काम में व्यस्त हो गए हैं। क्या ही बोले। ओम तुरंत चला गया। उसके जाते ही ध्रुव अपने कमरे में आया। वह इतना सोच में पड़ गया कि उसके पास एक भी जवाब नहीं था। वो बचपन से लेकर सारी बातें सोचने लगा कि रोशनी जब भी यहाँ आया करती थी, सबसे पहले दौड़ते हुए उसे मिलने आती थी। जैसे जैसे वे दोनों बड़े हुए, फिर भी उन दोनों की दोस्ती में कभी दरार नहीं आया और उस रात दोनों एक हो गए। रोशनी ने अपने प्यार की इजहार भी की, पर मैंने क्या किया? मैंने उसका दिल तोड़ दिया। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, अपने प्यार के लिए भीख मांगती रही और मैंने उसे जलील करके उसे जाने दिया और वह चली भी गई। अब वह मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। ध्रुव लगातार उसके बारे में सोच रहा था। इतना तो वह रिया के जाने के बाद नहीं सोचा होगा जितना कि वह रोशनी के बारे में सोचने लगा। ध्रुव खुद से कहा, मुझे लगता है रोशनी की हाय मुझे लग गया। जिस तरह से मैंने उसे जलील किया, उसी तरह मेरा प्यार भी मुझसे जलील करके छोड़ दिया। शाम का वक्त, द ग्रुप ऑफ गोदरेज। ओम अपने मामा के घर से जब निकला, तभी रास्ते में उसने राका से पूछा, टिकट बुक हो गया है ना? राका ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। शाम होती वे दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए। ओम ने किसी को कुछ नहीं बताया। बगैर किसी को बताए, बगैर भूमि को कॉल किए वह कश्मीर जाने के लिए निकल गया। ये सारी बातें सिर्फ विराज को ही पता था और किसी को नहीं। ओम इतना तो समझ गया था कि अगर उसने किसी को बताया तो हर कोई उसे रोकेगा। उसकी फैमिली तो सबसे पहले, और कहीं भूमि उससे दूर जाने के लिए कहीं और ना छुप जाए, इसलिए उसने बगैर किसी को इन्फॉर्म किए ही निकल गया। मुंबई से श्रीनगर जाने के लिए करीब 3 घंटे सफ़र करना था, जो कि ओम ने कार लिया। वह अपने प्राइवेट जेट से नहीं गया, क्योंकि कहीं उसके डैड को पता ना चल जाए, इसलिए वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गया। मधु ने जो भूमि का मोबाइल नंबर दिया था, उस नंबर को ओम ने ट्रेस कर लिया था, जिससे एड्रेस लोकेशन उसे सब पता चल गया और वह रात के 9 बजे पहुंच गया। कश्मीर, गुलमर्ग, रात 9 बजे। घर बहुत बड़ा था। द्वार पर कुछ गाय बंधी हुई थी। आसपास में गाय के खाने के लिए चारा रखा था और बगल में बहुत बहुत बड़ा गोडाउन जैसा बना था, जो देखकर ही समझ में आ रहा था कि इसमें सामान रखे होंगे। उनका घर एकदम गांव जैसा था। बहुत बड़ी जमीन में उन्होंने घर बना लिया था। द्वार पर नए लोगों को देखकर गाय चिल्लाने लगी और कुत्ते भौंकने लगे, जिसकी आवाज़ से अंदर सो रहे राजू की नींद खुल गई। राका शटर जाकर बजाने लगा। शटर की आवाज़ सुनकर राजू हाथ में बड़ा सा डंडा लिए लाइट चालू किया और शटर के अंदर से ही देखकर पहले पूछा, कौन हो तुम लोग? भूमि और नानी दोनों एक कमरे में सोई थी। अब तक नानी के भी आँख खुल गया। राका आगे बोला, यह हमारे बॉस है, भूमि मैडम उनकी वाइफ है, इन्हें उनसे मिलना है। राजू कुछ समझ पाता या रिएक्ट करता, तब तक नानी टहलते हुए आ गई और जैसे उन्होंने ओम को देखा तो वह प्यार से बोली,
ओम मेरा बच्चा, तुम यहाँ आ गए। राजू शटर तो खोल बेटा, यह मेरा बच्चा मेरा दामाद है। अब नानी बोल ही रही थी तो राजू ने तुरंत शटर खोला और ओम अंदर आया। सबसे पहले उसने नानी के पैर छुआ। राजू भी हाथ मिलाकर स्वागत किया। नानी ने राजू की तरफ देखकर कहा, भूमि को आने के लिए कहो और मेरे बच्चे के लिए खाने का इंतजाम करवाओ। राजू तुरंत चला गया। पहले भूमि को उठाया। भूमि को समझ में नहीं आया कि इतनी रात को कौन आ गया, नानी कहाँ चली गई। और जैसे वह कमरे से बाहर निकली, अपनी आंखों के सामने ओम को देख उसके पैर डगमगाने लगा। वह जो सीधी खड़ी थी, अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ने लगा। भूमि की नज़र तुरंत दीवार पर गई जो घड़ी टंगा हुआ था। अब करीब रात के 10 बजने ही वाले थे, जो देखकर भूमि सदमे में चली गई। उसे यकीन नहीं हो रहा कि ओम जी यहाँ आ गए और इन्हें एड्रेस कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। भूमि तो भूत बने खड़ी थी। नानी बोल पड़ी, ऐसी खड़ी रहोगी? इतना दूर से बच्चा मेरा आया है, कुछ खाने पीने के लिए भी लेकर आओ। जाओ पहले लेकर आओ। नानी की आवाज़ सुनकर भूमि अपने सेंस में आई और वह जल्दी से किचन में गई, जहाँ राजू प्लेट में बहुत कुछ खाने के लिए रख रहा था। उसने तुरंत भूमि को चाय बनाने के लिए कहा। भूमि ने पहले अपने आप को शांत की, सोच में पड़ गई, आखिर ओम जी यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे आ गए, अब क्या होगा, क्यों ऐसा कर रहे हैं। वह सोच ही रही थी कि वापस राजू उसे चाय बनाने के लिए कहा। भूमि बोली, वह चाय नहीं पीते, कॉफ़ी पीते हैं। यह सुनकर राजू बोला, इतनी रात को कहाँ तुम्हें कॉफ़ी मिलेगा, अभी बनाओ चाय। जो सुनकर भूमि तुरंत चाय बनाने लगी। वह एकदम कड़क मसालेदार चाय बनाकर लेकर आई। वैसे ओम चाय इतनी रात को पीने वाला तो नहीं था, पर भूमि ने बनाया था इसलिए वह चाय पीने लगा। नानी ओम से बहुत कुछ पूछने लगी, जैसे कि घर में सब लोग कैसे हैं, कैसे यहाँ आना हुआ। ओम भी सब कुछ बताने लगा। उसने मधु का नाम नहीं लिया। वह ऐसे बता रहा था जैसे उसे सब कुछ पहले से ही पता हो। उसने भूमि पर नज़र रखा हो। उसने एक बार भी मधु का जिक्र नहीं किया। वह नहीं चाहता था कि भूमि और मधु की दोस्ती में दरार पड़े। अब आ ही गया है तो कोई कर ही क्या सकता है। भूमि ने उसके लिए खाना बनाई और वह बड़े प्यार से खाया। राजू ने ओम के सोने के लिए एक कमरा खाली कर दिया और वहाँ पर उसने अच्छी वाली बिस्तर लगा दिए और राका को भी उसने सोने का व्यवस्था कर दिया। तकरीबन 12 बजे नानी सो गई। राजू भी सो गया था। सभी लोग सो गए थे सिवाय ओम और भूमि को छोड़कर। दोनों बाहर बैठे थे। रात इतनी खामोश थी। इस खामोशी में दोनों खामोश बैठे। भूमि के पास बहुत सारे सवाल थे पर वह कुछ पूछ नहीं रही थी। उसको इतना शांत देख ओम ने कहा, कुछ पूछोगी नहीं तुम? नहीं, भूमि वैसे बैठे बोली। क्यों? ओम उसे ध्यान से देखते हुए पूछा। जब पूछने का हक था तब आपने वह हक छीन लिया। अब मेरा कोई हक नहीं है आपसे कुछ भी पूछने का, और पूछकर मैं अपने आप को बेवकूफ़ ही बना सकती हूँ, बाकी कुछ नहीं। भूमि बोल तो रही थी पर उसके शब्दों में इतना दर्द था जो ओम बड़े अच्छे से उसे देख रहा था। उसने तुरंत उसके हाथों को पकड़ के अपने हाथ में लिया और हल्के हाथ से सहलाते हुए कहा, तब मुझे लगता था कि तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी, हमेशा मेरे पास रहोगी, और इसी चक्कर में तुम मुझसे बहुत दूर होती चली गई और आज इतनी दूर हो गई कि दोनों पास बैठे हैं पर मैं तुम्हें छू नहीं सकता। ओम आज तक कभी इस तरह से बातें नहीं किया था जिस तरह से आज कर रहा था। भूमि अब ओम के तरफ देखने लगी। 2 मिनट शांत रही, उसके बाद बोली, जब सब पता है तो आप यहाँ क्यों आए?
अब आप अपनी लाइफ में खुश रहिए। नहीं खुश रह सकता जब तक तुम मेरे साथ नहीं रहोगी। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुआ रहता तो शायद हमेशा रह जाता, पर जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो बहुत कुछ चेंज हुआ। तुम्हारा मुझसे दूर जाना ऐसा लगा जैसे मैं मर जाऊंगा। मुझे तुम्हारी कमी हमेशा खलती है। ओम इतना बोलकर अपनी नज़रें नीचे झुका लिया। उसके मुंह से मरने वाली शब्द सुनकर भूमि एकटक उसे देखती रही। पहली बार वह इतना दुखी होकर अपनी बात रख रहा था। भूमि को एक पल के लिए लगा काश और पहले उसे इस तरह से बातें किया होता तो आज वे दोनों अलग नहीं होते। कभी कभी रिश्ता टूटने से ज़्यादा उन्हें निभाने में होता है, जो मैं करते आ रही थी। यह सुन ओम ने कहा, भूमि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैं जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। यह आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ आप हाथ मत जोड़िए, मुझे पसंद नहीं। फिर मान क्यों नहीं जाती हो तुम? कल मेरे साथ मुंबई चलो। मैं पहले जैसा तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं दूंगा। मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाता, पर तुमने जो किया वह गलत किया, वरना आज तुम और हमारी पूरी फैमिली हम साथ में खुशियाँ मनाते। हम दोनों के बीच में हमारा बच्चा होता। भूमि। ओम के मुंह से बच्चे का नाम सुनते ही भूमि खामोश हो गई और उसकी आंखों में खामोशी और दिल में दर्द होने लगा। भूमि समझदार तो थी, ओम की बातें अच्छे से समझ रही थी कि वह अपने बच्चे के लिए कितना तड़प रहा है। भूमि के पास कोई जवाब नहीं था और वह धीरे से बोली, आप थक गए हैं, आराम कीजिए। इतना बोलकर भूमि उठी और नानी के पास सोने के लिए चली गई। ओम अभी भी कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसके बाद वह भी उठा और कमरे में चला गया और आज उसके कहे हुए बातें सुनकर बहुत दुखी भी हो रही थी कि ओम अपने बच्चे के लिए कितना तड़प रहा है। अगली सुबह भूमि उठकर सभी के लिए नाश्ता बनाने लगी। ओम उठ गया था। चिड़ियों की चहचहाने की शोर मचा रही थी। सूर्य की किरणें पूरे घर पर छा रही थी। राजू नाश्ता करने के बाद बगीचे में चला गया। इस वक्त तीनों को छोड़कर कोई नहीं था। ओम नानी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, नानी मैं भूमि को अपने साथ मुंबई लेकर जाना चाहता हूँ। ओम का इतना कहना कि नानी दोनों की तरफ देखने लगी। वहीं भूमि अपनी नज़रें झुका ली क्योंकि दोनों का तलाक हो चुका था। अब वह कैसे जा सकती है, और यह बात नानी को भी अच्छे से पता है। नानी ओम को समझाते हुए बोली, देखो बच्चा, शादी करना फिर छोड़ना फिर शादी करना कोई चीज़ नहीं है जो तुम लेकर गए फिर तुम्हें पसंद नहीं आई, फिर दे गए फिर पसंद आ गई। रिश्ता निभाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है बच्चा, जिसे हम लोग संभालते संभालते बूढ़े हो गए। वैसे तुम दोनों को भी आगे संभालना है। अगर छोड़ना ही था तो शादी क्यों किया, और छोड़ ही दिया तो फिर क्यों अपना रहे हो। मुझसे इजाज़त लेने के बगैर तुम उससे ही पूछ लो क्या वह तुम्हारे साथ जाना चाहती है। ओम बोला, नानी मैं उसे मना लूँगा, मुझे पता है ये मुझसे बहुत नाराज़ है। मैं इसे यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ और आपकी इजाज़त के बगैर मैं इसे लेकर नहीं जा सकता। नानी शांति से बैठी रही। कुछ सोचते हुए उन्होंने कहा, देखो बच्चा, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ पर मेरा तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। मैं पहचान लेती हूँ लोगों को। जहाँ तक मैंने तुम्हें पहचान पाई हूँ, तुम उसे ज़बरदस्ती यहाँ से ले जा सकते हो, पर तुम मेरी इजाज़त मांग रहे हो। यह तो अच्छी बात है, पर इसको भी जन्म देने वाली इसकी माँ है, उससे भी इजाज़त लेना तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है बच्चा। अब तुम्हारी लड़ाई एक से नहीं बल्कि कई लोगों से है। तुमने इसका ही नहीं सबका दिल तोड़ा है, सबको दर्द दिया है, तो तुम्हें सबका जोड़ना पड़ेगा। और
उसमें टाइम भी लग सकता है। जैसे अपनी जीत पर आकर तुमने ये सब किया है, उसी तरह तुम वापस सबका दिल जीतो। अगर उसके बाद भी कोई नहीं मानता या ये नहीं मानती तो मैं इसका हाथ पकड़ के तुम्हें सौंप दूंगी। ये तुम्हारी नानी का वादा है। नानी जिस तरह से ओम को समझा रही थी, तब जाकर उसे कहीं कुछ समझ में आया। वह समझ गया कि बात भूमि को ले जाने की नहीं है, बात उसे हासिल करने की नहीं, बल्कि टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ना है। दोनों परिवार को वापस एक करना है और यह काम अब उसका था। भूमि अपनी नज़रें नीचे झुका ली थी क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ गया था। ओम कुछ देर शांति से बैठा रहा। उसके बाद कहा, नानी आप अपना और मेरी वाइफ का ध्यान रखना, क्योंकि अब इसे मैं ओम गोदरेज लेने आएगा, इज्जत के साथ लेकर जाऊंगा। ओम इतना बोलकर जाने लगा कि नानी उसे रोकते हुए बोली, बच्चा खाना खाकर ही जाना। पर ओम साफ मना कर दिया। सबसे पहले उसने नानी का आशीर्वाद लिया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर प्यार से कहा, जीते रहो, देर आए दुरुस्त आए। ओम एक नज़र भूमि के तरफ देखा जो अपनी चोर नज़रों से उसे ही देख रही थी। ओम उसके पास गया और उसके गाल को छूते हुए प्यार से कहा, मुंबई जाने के लिए तैयार रहना। इतना बोलकर वह जब कार में बैठा तो भूमि ध्यान से उसे देखने लगी, क्योंकि उसके शब्द उसके दिल को छू रहे थे। कहीं न कहीं भूमि पिघलने लगी थी। करीब सुबह के 11 बजे ओम मुंबई आने के लिए निकल गया। सबसे पहले श्रीनगर गया। वहाँ से उसकी फ़्लाइट मुंबई के लिए डायरेक्ट थी। वह 3-4 बजे तक अपने ऑफिस पहुँच गया। इधर मुंबई कोठारी मेंशन। विधि दोपहर में सोच रही थी कि वह ऐसा क्या करे जिससे उसके भाई को रियलाइज़ हो कि वह मधु के साथ गलत कर रहा है। वैसे भी वह जो कुछ करने लगी थी उसे कुछ तो उसे फ़ायदा दिखाई नहीं दिया। बहुत सोचने के बाद आखिरकार विधि का दिमाग काम कर गया। उसने अपने दोस्त विक्की का हेल्प लेने का सोची और जल्दी से उसे कॉल लगाई। वह फ़ोन पर सारी बातें नहीं बता सकती थी, जिसके चलते उसने उसे मिलने के लिए कहा। विधि घर में झूठ बोलकर घर से बाहर गई और विक्की से मिलकर उसे सब कुछ उसे समझा दिया कि उसे उसकी हेल्प चाहिए। उसका दोस्त विक्की भी हाँ कह दिया। विधि अपने मॉम को बताना चाहती थी कि किस तरह उसका भाई रात को झूठ बोलकर मधु के कमरे में गया और मधु उसे बचाने के लिए झूठ बोली, पर उसे यकीन था कि उसकी मॉम को यकीन नहीं आएगा। उधर ध्रुव कल से सिर्फ और सिर्फ रोशनी के बारे में सोचे जा रहा था, क्योंकि नारायण जी ने रोशनी के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता देख रखा था। बहुत जल्द लड़के वाले रोशनी के घर भी जाने वाले थे, क्योंकि वह चाहते थे कि यह रिश्ता फिक्स हो, भले शादी बाद में होगी। जब से ध्रुव यह सुना था तब से वह बहुत बेचैन हो गया था। न जाने किस तरह के उसके दिमाग में ख्याल आना चालू हो गया। ध्रुव को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा कि जब से रोशनी गई उसने एक बार भी उसे कॉल या मैसेज नहीं किया, यहाँ तक कि मुझे उससे माफ़ी जो मांगना, आखिर उसकी गलती ही क्या थी। और तो और सारा इल्ज़ाम उस पर मैंने लगा दिया। रात का वक्त, कोठारी मेंशन। विराज रात को घर लेट आया था। विधि कब से उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। इतना भी लेट तो नहीं आया था, पर डिनर करने के वक्त वह नहीं था। जब विराज आया तो विधि तुरंत उससे मिलने उसके कमरे में गई। उसे देखकर विराज समझ गया कि वह ज़रूर मधु के बारे में ही बात करने आई है, जिसके चलते विराज विधि को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह जान गया कि ज़रूर अब उसका दिमाग खराब करेगी। वहीं विधि भी उसी की बहन थी, भला किसी काम को पूरा करने के लिए वह क्यों पीछे हटेगी। विधि उसके कमरे में आते हुए बोली, भाई मैं ना इस लड़की को इस घर से निकालने के लिए सारा बंदोबस्त कर ली।
बस थोड़ा वक्त लगेगा, उसके बाद आप हमेशा हमेशा के लिए इस लड़की से छुटकारा पा जाएंगे। उसके बाद आपको मुझे इनाम देना पड़ेगा। जो काम आप नहीं कर पाए वह आपकी बहन ने करके दिखाया। विराज अपने हाथ से वॉच निकालते हुए हल्का मुस्कुराया और कहा, लगता है तुम्हें बदला लेने का कुछ ज़्यादा ही शौक चढ़ा है। विराज की बातें सुनकर मधु हंसते हुए बोली, सही कहा भाई आपने। पहले तो मैं ऐसी नहीं थी, पर हाँ, मधु से मुझे जलन हो रहा है। विराज जो इतना शांत था, अपनी बहन के मुंह से जलन शब्द सुनकर वह हंसने लगा और पीछे मुड़कर विधि को देखकर कहा, रियली तुम उस लड़की से जल रही हो? ओह गॉड। विराज का हंसना तो विधि को अपना मजाक लगने लगा और वह अपनी नज़रें चुराते हुए बोली, हाँ जलन ही कहो। देखा नहीं आपने, जब यह लड़की इस घर में आई है, मॉम डैड सब कुछ अपना उस पर लुटा रहे हैं जैसे कि इस घर की वह बेटी हो। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि विधि कोठारी अब ऐसा होने नहीं देगी। इस दो कौड़ी लड़की की औकात तो मैं दिखा कर ही रहूँगी। विधि के मुंह से मधु के लिए ऐसे शब्द सुनकर विराज को अच्छा नहीं लगा, पर वह कुछ बोला भी नहीं और विधि उसके कमरे से निकलकर चली गई। उसके जाने के बाद विराज वैसे ही खड़ा रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विधि ने कल से जो प्लान बनाई थी कि कब सब साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करें और वह अपनी बात रख सके। विधि सभी की तरफ देख ही रही थी कि कब वो अपनी बात रख सके और उसने तुरंत मौके पर चौका मारते हुए बोली, मधु तुम्हारे हॉस्पिटल की छुट्टी तो संडे को ही रहेगा। हाँ, क्यों, क्या हुआ? मधु धीरे से बोली और ब्रेकफास्ट करने लगी। विधि मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, क्योंकि संडे को मैं और तुम बाहर घूमने जाएंगे। अब मना मत करना। उन दोनों की बातें यहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने सुना। विराज विधि को गौर से देखे जा रहा था, बल्कि वह सोच रहा था कि विधि उसे देखना भी पसंद नहीं करती और मजबूरी में उसे घूमने ले जा रही है। कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं करेगी? ये बात उसके जहन में बार बार आने लगा, क्योंकि पहली दफ़ा भी विधि ने कहा था कि उसका एक्सीडेंट करवाने के लिए, और रात में भी वह यही आकर कह रही थी, हमेशा के लिए उससे छुटकारा दिला देगी। ये सब याद आते ही विराज तुरंत विधि से पूछा, वैसे विधि तुमने क्या प्लान बनाया है? मेरा मतलब कहाँ घूमने जाने का तुमने सोचा है? वह तो मैं आपको नहीं बताऊंगी भाई, क्योंकि वहाँ सिर्फ मैं और मधु ही जाएंगे। विधि इतना बोलकर ब्रेकफास्ट करने लगी तो वहीं महिमा जी मुस्कुराने लगी, क्योंकि पहली बार विधि विराज पर भारी पड़ रही थी और उन दोनों को खुश देखकर वह भी खुश होने लगी। विराज जब ब्रेकफास्ट करके बाहर निकला और कार में आकर बैठा तो उसने सबसे पहले अपने बॉडीगार्ड से कहा, बादल तुम विधि पर नज़र रखो कि वह आजकल क्या करने की सोच रही है। उसकी पल पल की खबर मुझे चाहिए। विराज इतना बोलकर शांत हुआ और उसके दिमाग में एक बार फिर से मधु को लेकर बहुत कुछ चलने लगा, क्योंकि कई बार वह अपनी बहन के मुंह से सुन चुका था कि वह मधु को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहती, कहीं सबके चक्कर में वह उसे कुछ कर ना दे। विराज होटल जाने के लिए निकल पड़ा। उसके जाते ही थोड़ी देर बाद मधु हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी और विधि अपने कमरे में आई, क्योंकि उसे बहुत कुछ सोचना था कि उसे आगे क्या करना है और कैसे करना है। वैसे तो वह किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती थी सिवाय अपने भाई के। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।